हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस क्लास। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए थे। तो हमारे कॉन्सेप्ट्स आज बिल्कुल कंप्लीट है। तो आज जो हमारा एजेंडा रहेगा पूरे दिन का वो ये रहेगा कि हम एक्सरसाइज 5C और 5D में कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस करेंगे जो मैंने आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि मुझे आपके साथ सॉल्व करने। उसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चंस बचेंगे वो सब आपकी होमवर्क है और वो सब आप लोगों ने सॉल्व करने और एज पर रूटीन अगर आपसे नहीं हो रहे तो आप मेरे नोटिस में लाएंगे। तो आज का जो बेसिकली हमारा रहेगा यहाँ पे मोटिव ये रहेगा कि हम 5C और 5D के मैक्सिमम क्वेश्चंस करें ताकि जो कॉन्सेप्ट्स हमने लास्ट 2 लेक्चर्स में पढ़े थे वो हमारी ब्रश अप हो जाए और उनकी हम प्रैक्टिकल एबिलिटी चेक कर पाए कि कैसे एप्लीकेबिलिटी उनकी है और कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं मेरे साथ। पहले मैं आपको लिखवाता हूं कि मैं कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आप लोगों के साथ आज करूंगा। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आइडेंटिफाई किए हुए हैं, मैं एक बार नोट करवाता हूँ आपको। सबसे पहले जो 5C है, 5C जो है मेरे पास, उसमें मैं जो करूंगा 4, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 22 और 21 भी करूंगा, ये मैं करूंगा। उसके बाद 5D की तरफ आते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 4 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। मैं ट्राई करता हूँ कि ये मैं यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दूं बुक लोगों के लिए। ट्राई करता हूँ कि मैं पेस्ट कर दूं बुक। पर्टिकुलर पेज यही वाला सिलेक्ट करते हैं जो हमें चाहिए 5C। तो हम 5C ही इसमें अटैच कर देंगे, बाकी रहने देते। 5C ये मेरे पास आ गया 5C और 5D। ठीक है, ये मैं इसमें अटैच कर देता हूँ। ये आ गया आपका एक्सरसाइज 5C। तो अब हम इसको देखते हैं एक बार। ठीक है, एक्सरसाइज 5C में क्वेश्चन नंबर 4 पहले हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास। क्या, अगर आप गौर से देखिए तो मुझे एक ये दिया है, एक ये दिया है, एक ये दिया है। मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है कि जब आपके पास ऐसे क्वेश्चन आए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनेशन सिनेरियो में इक्वेशन सॉल्व करना डिफिकल्ट रहेगा तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। लेकिन यहाँ पे हम एक बार आपसे कक्षा सॉल्व करेंगे बिकॉज हम आपको ये भी सिखाना चाहते हैं कि हम इस सॉल्यूशन तक कैसे अराइव करते हैं। तो मेरे पास 3 इक्वेशन है, बट मजे की बात क्या है इसमें कि मेरे पास वेरिएबल 2 है, एन भी है और आर भी है। ना मुझे एन की वैल्यू पता है ना मुझे आर की वैल्यू पता है। तो मुझे कहीं ना कहीं यही इक्वेशन यूज करके अपने पास इसका वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, तो अगर मैं स्टार्टिंग के लिए ये दो इक्वेशंस को डिवाइड करूं, ये दो इक्वेशन को डिवाइड करूं, तो क्या मैं कहीं पहुंच पाऊंगा? एक बार देख लेते हैं। डिवीजन क्यों हम करते हैं इसमें प्रेफरेबल? डिवीजन प्रेफरेबल इसलिए आपको पता है कि डिवीजन में ही मेरे फैक्टर्स कॉमन जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर मैं लिखना चाहूँ इसको डिवीजन में तो मेरे पास n फैक्टोरियल आएगा, n-1 यूज कर रहा हूँ, डिवाइडेड बाई n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस में है तो माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई r माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल 56। और जब इसको डिवाइड करेंगे इस इक्वेशन के साथ तो ये आएगा मेरे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। ठीक है, तो अगर मैं देखूं मैंने क्या किया, मैंने इसको और इसको डिवाइड किया तो ये 2 आ गया यहाँ पे। अब मैं देखूंगा मैं कैसे उसको कैंसिल आउट कर सकता हूँ। n फैक्टोरियल तो एज इट इज रहेगा ऊपर। ठीक है,
स्प्लिट करने की कोशिश करेंगे, पास 2 आ गया, ये तो n फैक्टोरियल ही बचा मेरे पास, ठीक है। बस मैं इसको छोटा लिखना चाहता हूँ, मेरा सारा अकोमोडेट हो जाए। ये n फैक्टोरियल आ गया, ये जो नीचे वाले टर्म है इनको मैं ऊपर कर देता हूँ, या पता को रेसिप्रोकल कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो नीचे था वो एज इट इज आ जाएगा, r-1, ठीक है। आप एक बार देखिए मैं इसको कैसे करूंगा आगे सॉल्व। आगे आपको पता है कि हम ये ट्राई करते हैं कि हमारे जो कॉमन फैक्टर्स है, जो भी हमारे कॉमन फैक्टर्स है वो कैंसिल आउट हो जाए। वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? पता है n और n निकल जाएगा। आपको पता है कि n माइनस आर प्लस वन को मैं नीचे ऐसे भी लिख सकता हूँ, n माइनस आर प्लस वन इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल, नीचे n माइनस आर प्लस वन ही बचेगा। ऊपर आपको पता है कि उसको r इंटू आर माइनस फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, मेरे पास r ही बचेगा। तो कुल मिलाकर पास इक्वेशन क्या बचेगी? r इज इक्वल टू 2n माइनस 2r प्लस 2, या और मैं इसको लिख सकता हूँ 2n माइनस 3r प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुंच गया, तो मैं काफी हद तक इसको सिंप्लीफाई करने में कामयाब रहा। अब मैं देखता हूँ कि मैं यहाँ पे भी यही कर सकता हूँ। अगर मैं इसको डिवाइड करूँ तो क्या निकलेगा? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल 28/8। यहाँ पे डिवीजन में n फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल और r प्लस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। सेम रेशनल अप्लाई कर रहा हूँ, मैं सेम रेशनल अप्लाई कर रहा हूँ। मैं इसको अब सेम रेसिप्रोकल में डिवीजन करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा? n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा, ये n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, और ये r प्लस 1 आ जाएगा। इज इक्वल 28/8 है मेरे पास, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें मेरे पास क्या बचेगा इस इक्वेशन में? मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। मेरे पास है n माइनस आर माइनस 1, ठीक है। तो मेरे पास ये बचेगा n माइनस आर नीचे, बिल्कुल, बिकॉज n माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, उसके साथ कैंसिल हो जाएगा। नीचे मेरे पास r प्लस 1 है, तो मैं इसको r प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल लिख सकता हूँ, तो मेरे पास r प्लस 1 बचेगा। तो ये मेरे पास बच जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ ये सारा हमने सीखा पड़ा हुआ है, तो कोई नई चीज नहीं है आप लोगों के लिए। तो अब अगर मैं इसको देखूं, मेरे पास क्या बच गया? 2r प्लस 2 इज इक्वल टू 7n माइनस 7r। इसको मैं अगर एक साइड ले जाऊं तो क्या आएगा मेरे पास? 7n माइनस 9r माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास कुल मिला के दो इक्वेशंस बच गई, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन मेरे लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये दो इक्वेशन मेरे लिए सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक ये इक्वेशन आ गई, एक मेरे पास ये इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है, ठीक है। ये हम आगे भी पढ़ेंगे ना, कोई हम भी सिखाता हूँ। अगर मुझे ऐसी कोई इक्वेशन सॉल्व करनी हो तो इसमें मैं क्या, मेरे पास तरीका क्या रहता है ऐसी इक्वेशंस में? मेरे पास तरीका ये रहता है, मेरे पास तरीका ये रहता है ऐसी इक्वेशंस में कि मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास ये करता हूँ कि इसमें से जो, जैसे r के साथ ये n है, r के साथ ये 3 है, तो मैं दोनों में से इक्वेशन को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा कि मेरा जो ये वाला डिजिट है ये इक्वल हो जाए किसी तरह। बिकॉज अगर मेरा ये इक्वल हो गए तो मैं इनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन के थ्रू सॉल्व कर सकता हूँ। मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं इसको किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं कि मेरा इसमें से एटलीस्ट ये या ये इक्विवेलेंट हो। तो अभी अगर मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। अगर मैं इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास कुछ नहीं आएगा। तो मैं क्या करूंगा, मैं इन इक्वेशंस को ऐसे डिवाइड करने की कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो है मेरे पास ये क्या था, 7n, एक सेकंड में इक्वेशन को नए से लिखता हूँ। मेरे पास एक इक्वेशन आई थी 0 इज इक्वल 7n माइनस 9r माइनस 2, दूसरी आई थी 0 इज इक्वल 2n माइनस 3r प्लस 2, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। 3 से क्यों? 3 3 9, मैं इक्वल आ जाएगा। 0 इज इक्वल 6n माइनस 9r प्लस 6, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड।
और जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये और इक्वल आ गया। मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। और सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो कैसे आएगा, 0 इज इक्वल टू n, 7 में से 6 n गए तो 1 n बच गया, माइनस 9n माइनस माइनस 9n कुछ नहीं बचेगा, -2 -6 -8, तो मेरे पास n बचेगा इक्वल टू 8। ठीक है, और जब n 8 आ गया, मैं कोई भी इक्वेशन में n की वैल्यू डालूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास r की वैल्यू आ जाएगी। कहीं पे भी n की वैल्यू डाल दीजिए, जहां पे भी आपको सिंपल लगे, इतनी सारी इक्वेशन से कहीं भी डाल दीजिए, इधर डाल लेते हैं, n मेरे पास 8 आ गया। ठीक है, 18 r इज इक्वल टू 6, ये मेरे पास r की इसमें वैल्यू आ गई। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। एग्जामिनेशन हॉल में भी आप इसको सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बाकी इसमें मेन जो पार्ट है, इसमें वो आपका कहाँ पे है, यहाँ पे जब इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये आपको पता है, ये आपको बाय वे ऑफ फैक्टोरियल करना है। आपको फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करना है, हाईएस्ट फैक्टोरियल में से एक एक कम करना है ताकि हम लोएस्ट फैक्टोरियल तक आ जाए, और उसके बाद जब हम वहां पे पहुंचेंगे उसके बाद ही हम फिर इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप आपने ये समझ गए होंगे। ठीक, अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट मेरे पास जो है प्लस 5c का 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ लिखा था मुझे करना है, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ डेकागन इज। ठीक है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास, आपको पता होगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर रहा हूँ, ये पार्ट नंबर 10। इसको हम पता है ट्राइंगल बोलते हैं, इसके 3 वर्टिसेस होते हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी। इसको हम स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हम इसको, ठीक है, इसके बाद एक पेंटागन भी आता है जिसके 5 एजेस होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, हेक्सागन आता है जिसके 6 एजेस होते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास इसके बाद पेंटागन भी आता है, ऑक्टागन भी आता है, नैनोगन भी आता है, और डेकागन भी आता है। ये हमारे पास क्या होते हैं, जब हम पढ़ते हैं ज्योमेट्री में तो हमारे पास इससे हमें भी पता चलता है कि इसकी एजेस कितनी है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि डेकागन, डेकागन आप समझ गए होंगे कि हमारे पास ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसके हमारे पास कितने साइड्स है, 10 साइड्स है। अब क्या होता है कि ट्राइएंगल में डायगोनल का कॉन्सेप्ट नहीं होता। डायगोनल कब बनता है, जब हम दो पॉइंट्स जो है, जो दो दो ऑपोजिट पॉइंट्स होते हैं किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप में, हम जब उनको आपस में मिलाते हैं तो डायगोनल बनता है। जस्ट ये इसका डायगोनल है, 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 सारे इसके डायगोनल है। जब भी हम दो ऑपोजिट, इसको वर्टिसेस बोलते हैं, अपोजिट वर्टिसेस मिलाते हैं, इसको डायगोनल बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, हमारे पास डेकागन है, यानी 10 वर्टिसेस है हमारे पास, 10 साइड है, उसमें कितने डायगोनल्स होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि हमारे पास कितने डायगोनल्स होंगे। सबसे पहले आपको डायगोनल बनता कैसे है, डायगोनल तभी बनता है जब हम ऑपोजिट, इसके एक शॉर्टकट फॉर्मूला, लेकिन आपको मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि फॉर्मूला इतनी फिर याद नहीं रहती। मैं आपको सिखाऊंगा कि हम इसको कैसे कर सकते हैं लॉजिकली। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जब हम अपोजिट वर्टिसेस को मिलाते हैं, यानी जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनको मिलाने से डायगोनल नहीं बनता, बिकॉज उनको मिलाने से क्या बनेगा, साइड बनेगा। पहले इस चीज को आप स्क्वायर पे समझिए एक बार, उसके बाद हम आते हैं अपने दूसरी शेप पे। स्क्वायर में आप देखिए, अगर मुझे स्क्वायर का डायगोनल बनाना तो कैसे बनेगा, मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा, ठीक है, या इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाऊंगा, तो मेरे पास एडजेसेंट वर्टिसेस जो है उनको छोड़ के मैं कहीं भी इसको मिला सकता हूं। मैं कोई भी दो पॉइंट्स मिला सकता हूं एडजेसेंट
वर्टिसेस को छोड़ के, यानी इसका जो ए है इसका एडजेसेंट वर्टिसेस कौन है, बी और सी, यानी ए को मैं बी और सी के साथ नहीं मिलाऊंगा। अब अगर स्क्वायर छोड़ के मेरे पास हेक्सागन हुआ, यानी 6 तरफ वाला हुआ, 6 साइड वाला, मेरे पास सपोज ये फिगर हुई, ठीक है, मेरे पास हेक्सागन हो गया, 6 साइड है, ए बी सी डी ई एफ। अब इसके मैं आपको डायगोनल्स बनाइए, तो एफ का एडजेसेंट वर्टिसेस कौन सा है, ए और ई, बी का एडजेसेंट कौन सा है, ए और सी। तो बी क्या करेगा, ए और सी को छोड़ के जितने भी वर्टिसेस सबके साथ डायगोनल बना सकता है, यानी एफ के साथ बना सकता है, इसके साथ बना सकता है, इधर बना सकता है, ठीक है। तो बी अपने पास क्या कर सकता है कि अपने एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के, अपने एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के अपना डायगोनल कहीं भी बना सकता है, ठीक है, ठीक है, आप ये चीज समझ गए होंगे, अपना एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के कहीं भी बना सकता है डायगोनल। ऐसे ए अपना एफ और बी को छोड़ के डायगोनल कहीं भी बना सकता है। अब हम बोलना है कि हमारे पास जो शेप है वो डेकागन है। अब डेकागन के पास क्या होता है, 10 साइड्स होते हैं, ऐसे ऐसे छोटे छोटे साइड्स बन के आ जाएंगी। हमारे पास 10 कोने हैं इसके डेकागन के, 10 कोने, सब बेटर शेप बनाते हैं इसकी। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि अपने एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के बाकी जो भी वर्टिसेस है उनको हम मिला सकते हैं। एक साइड हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, एक साइड ऐसे, ये ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे करके हमारे पास 10 कोने इसके आ जाएंगे। ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, तो मेरे पास 10 वर्टिसेस इसके आ गए। तो अब मुझे बताइए डायगोनल्स कितने होंगे। मैंने आपको पहले ही बताया डायगोनल्स कब बनते हैं, जब भी मैं कोई भी दो लाइंस को मिलाऊंगा, दो वर्टिसेस को मिलाऊंगा, डायगोनल बनेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि मैं अपने बगल के, मैं अपने साइड के लाइंस, मैं अपने साइड के वर्टिसेस ना मिलाऊं, बिकॉज़ अगर मैं साइड के वर्टिसेस मिला लिए तो मेरे पास साइड ही बनेगा, डायगोनल नहीं बनेगा। तो एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के, एडजेसेंट वर्टिसेस को छोड़ के मुझे सारे वर्टिसेस मिलाने हैं। तो मैं सिंपली बोलूं मेरे पास कितने वर्टिसेस है इसमें, मेरे पास कितने इसमें कॉर्नर्स है, वर्टिसेस बोल दिए, मेरे पास में 10 है। तो 10 को जोड़ के मैं कितने बना सकता हूँ, 10c2, यानी 10c2, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 10 वर्टिसेस या 10 कॉर्नर्स टेकन 2 एट अ टाइम। मैं कोई भी दो मिलाऊं तो मेरा डायगोनल बन जाएगा, एक्सेप्ट फॉर एडजेसेंट साइड्स। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले मैं पूरे निकालूंगा कि मैं कितनी बार कोई भी दो पॉइंट्स को मिला सकता हूँ। इसको मैं सॉल्व करूंगा, मेरे पास क्या आ गया, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, ये मेरे पास आ गया 10 into 9 डिवाइडेड बाई 2, ये मेरे पास आ गया 5 9 45, बस 45 आ गया। तो टोटल जितनी मैं लाइंस बना सकता हूँ सब वर्टिसेस को, मैं 45 है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इसमें जो एडजेसेंट वर्टिसेस है, इसमें जो एडजेसेंट वर्टिसेस मेरे पास है, उनको जोड़ के डायगोनल नहीं बनेगा, उनको जोड़ के साइड बनेगा। तो अगर मैं देखूं कि मेरे पास एडजेसेंट वर्टिसेस जो को छोड़ के कितने बन रहे हैं साइड्स, वो 10 ही बन रहे हैं, तो मेरे पास 35 इसका सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका खाली पेंटागन, ये आपको खाली डेकागन के लिए नहीं, ये आपका हर किसी ऐसी जो पॉलीगन है उसके लिए एप्लीकेबल है। एक बार फिर से समझते हैं, अगर ये क्वेश्चन मेरे पास ऐसे हुआ कि 6 तरफ वाला है, मेरे पास हेक्सागन है मेरे पास, ठीक है, 6 साइड वाला। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो आप मुझे सिंपली बोलोगे कि अगर मैं सारे वर्टिसेस को मिलाऊं सारे, तो मेरे पास कितने बनेंगे, 6c2 बनेंगे। लेकिन 6c2 में से आपको माइनस करना है 6, बिकॉज 6 ऐसे बन रहे हैं जो डायगोनल्स नहीं है, साइड्स है। 6 ऐसे कॉम्बिनेशन है जो उसमें साइड्स है। पहले मैंने सारी कॉम्बिनेशन ली, टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल पॉइंट्स माइनस साइड्स कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास आपका इसका सॉल्यूशन आ गया। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। इसमें कैच इतना ही है कि मुझे सारे वर्टिसेस मिलाने हैं, लेकिन उसके बाद उन वर्टिसेस को मिला के जो एडजेसेंट वर्टिसेस है उनसे उनसे साइड बन रहे हैं, तो वो वाले मुझे माइनस करने हैं, ठीक है। NC2 माइनस नंबर ऑफ साइड्स, ऐसे करके आप इसको शॉर्टकट से कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकली मैंने आपको ये समझा दिया। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, उसको देखते हैं। There are 12 points in a plane of which 5 are collinear. The number of triangles is, ठीक है।
मेरे पास एक प्लेन में 12 पॉइंट्स है, उसमें से 5 लेकिन कोलिनियर है, कोलिनियर का जो एक ही लाइन पे है, ठीक है, बना देता हूँ इसे, 1 2 3 4 5। ये 5 पॉइंट जो है ये एक ही लाइन पे, तो आपको पता है इनको जोड़ के कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। लेकिन बाकी जो मेरे पास 12 है, तेरा 12 पॉइंट्स प्लेन ऑफ विच 5, बाकी मेरे पास 7 है, वो 7 मेरे पास बाहर है, वो कोलिनियर नहीं है। ये 4 हो गए, 5 6 और 7। ये मेरे पास जो क्वेश्चन ये बोल रहा है, मेरे पास 12 पॉइंट्स है, 12 में से मेरे पास 5 लाइन पे है और 7 मेरे पास लाइन से बाहर है। अब मुझे क्या निकालना है कि मैं इनमें से कितने ट्रायंगल्स बना सकता हूँ। आपको पता है ट्रायंगल्स तभी बनते हैं जब हम 3 पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट जोड़ दूं तो ट्रायंगल बनेगा, एक्सेप्ट फॉर जो पॉइंट लाइन पे वो ट्रायंगल नहीं बनाएंगे। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं कहूँ मैं कोई भी पॉइंट जोड़ सकता हूँ आपस में, तो मेरे पास कितने पॉइंट्स है टोटल 12। तो ट्रायंगल कैसे बनता है, 3 को जोड़ के, मैं इसको सिंपली 12c3 माइनस 5c3 करके सॉल्व कर सकता हूँ। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा, बिकॉज 12c3 से आपके सारे केसेस आ जाएंगे जो सारे पॉइंट्स मिला के, लेकिन ये 5 पॉइंट मिला के आप कोई ट्रायंगल नहीं बना सकते। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 12 फैक्टोरियल 9 और 3 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल 3 और 2 फैक्टोरियल, ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, हम कैलकुलेटर का यूज करेंगे। ये हो गया 220 110। ठीक है, अब समझ गए मैंने कैसे किया। हमने कहा कि हम सारे पॉइंट्स को, अगर 3 पॉइंट्स को मिलाए तो हमारे पास 12c3 आ गया, उसमें से 5 पॉइंट एक ही लाइन पे हमने माइनस कर लिए, उनसे ट्रायंगल नहीं बनेगा, उनसे एक ही लाइन बनेगी बिकॉज वो सेम लाइन पे है। ठीक है, इसका हमारे पास सी आ गया सॉल्यूशन। 5c आपका है ये 5c का हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट अपना देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ट्वेल्व आप खुद करेंगे बिकॉज ये 11 के पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 13 नेक्स्ट मेरा इसमें है। 13, at an election there are 5 candidates and 3 members are to be elected. A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. Number of ways a voter chooses to vote. ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। एक इलेक्शन मेरे पास 5 कैंडिडेट्स है, ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, इसमें से मुझे 3 मेंबर सिलेक्ट करने हैं। इसमें जो नंबर भी सिलेक्ट है वो 3 है, 1 2 और 3। आप देख लीजिए, 3 मेंबरों की कोई कमेटी बनानी होगी। एक वोटर है, उसके पास चॉइस है कि वो वोट कर सकता है एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर नंबर टू बी इलेक्टेड। ऑब्वियसली वोटर के पास जो चॉइस है, जो भी बंदा वोट करने आएगा उसको चॉइस है कि या तो वो 1 वोट डाल सकता है, या 2 वोट डाल सकता है, या 3 वोट डाल सकता है। या तो वो किसमें से किसी एक को इलेक्ट करेगा, या 2 को भी कर सकता है, या 3 को भी कर सकता है। वोटर के पास ये चॉइस है। तो लेकिन वोटर के पास चॉइस क्या है कि वो ऐसा कि वो वोट नहीं कर सकता, ऐसी कोई चॉइस नहीं है। तो क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज अ वोटर चूज टू वोट, यानी वोट करना है तो वोट करने के कितने चॉइसेस है। वो पता है कि एक जो वोटर है वो 4 मेंबर को इलेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज लिखा है नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड। A voter is entitled to vote for any number of candidates not greater than the number to be elected. ठीक है, अब हमें देखना हो कितने तरीकों से कर सकता है। तो कैसे करेंगे, सपोज हमारे पास 3 चॉइसेस है वोटर के लिए कि वो या तो 1 मेंबर को चूज करेगा, या 2 मेंबर को चूज करेगा, या 3 मेंबर को चूज करेगा। यही है हमारे पास। अब अगर वोटर 1 मेंबर को चूज करता है तो कैसे करेगा, 5c1। 2 को करना चाहे तो कैसे कर सकता है, 5c3। 2 3 को तो 5c3। ये मेरे पास 5 ही बन के आ गया। मेरे पास 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। मेरे पास हो गया 5 इंटू 4 इंटू 2, मेरे पास 10 हो गया।
5c2 5c3 इक्विवेलेंट होता है, 10 हो गया, मेरे पास 25 वोट आ गए, बिकॉज ये और इक्वल होता है बाय यूजिंग जो हमने पढ़ा था कल, तो मेरे पास 25 वोट्स आ गए। ठीक है, आपने समझ लिया कि वोटर के पास 3 चॉइसेस है, एक को चूज करेगा या 2 को या 3 को, तो मेरे पास 25 इस केस में आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपके लिए होमवर्क रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है, NC2 आप इसमें यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर 3 सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब क्वेश्चन के लिए थोड़ी ठीक हो रही है कि मेरे पास पैरेललोग्राम बनाने हैं, तो मेरे पास क्या है कि 4 पैरेलल लाइंस है और ये इंटरसेक्ट कर रही है 3 अपोजिट पैरेलल लाइंस। ठीक है, मेरे पास ये टच पॉइंट्स आ गए। अब मुझे बोलना है कितने पैरेललोग्राम्स बने। पहले आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम एक ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसके ऑपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अब रेक्टेंगल भी एक फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि हमारा एंगल जो है वो 90 होता है। यहाँ पे 90 की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके जो ऑपोजिट दो साइड्स है वो पैरेलल है, ठीक है, तो ये साइज में भी इक्वल होंगे। जैसे ये पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है मेरे पास, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम ही होता है। तो आप जैसे मर्जी इसको देख ले, मेरे पास जो दो अपोजिट साइड्स है वो पैरेलल होनी चाहिए, इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये है कि मेरे पास 4 लाइंस में मानो A B C और D है और यहाँ से E F और G आ रही है। ये क्वेश्चन ने बोला हुआ कि आपके पास ऐसे लाइंस है, आप बोलिए आपस में कितने पैरेललोग्राम्स बना रहे हैं। अब चाहे काउंटिंग कर लीजिए, काउंटिंग में क्या इशू आएगा, कंफ्यूज हो जाओगे, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये पूरा भी पैरेललोग्राम है, ये ऐसे भी पैरेललोग्राम है। जैसे मर्जी आप देखिए तो पैरेललोग्राम ही बन रहे हैं। लेकिन अब आपको बाय यूज ऑफ कॉम्बिनेशंस बताना है कि मेरे पास कितने पैरेललोग्राम्स है। आप चाहे तो इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हैं, जरूरत है नहीं, लेकिन उसके बाद पैरेललोग्राम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बट हम वैसे नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे पैरेललोग्राम बनता कैसे है। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट करे तो एक पैरेललोग्राम बनाती है। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे दो लाइंस हॉरिजॉन्टल चाहिए और दो लाइंस वर्टिकल चाहिए। अगर मेरे पास कोई भी दो लाइंस हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मैं ले लूं, इनमें से मैं कोई भी ले लूं दो लाइंस, यानी चाहे मैं इसमें से सपोज मैं इसमें से C और D ले लूं और यहां से F और G ले लूं, तभी मेरा पैरेललोग्राम बनेगा, बाकी सब कुछ रब कर दूं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ऐसे दिखाऊं कि मैं इसमें से C और D को रहने दूं और ये मैं रब कर दूं बाकी सारा, ठीक है, मैंने बस C और D को रहने दिया और इसमें से F और G को रहने दिया, बाकी सब रब कर दिया। अब देखिए पैरेललोग्राम बन गया मेरे पास, हाँ बन गया। सिमिलरली अगर मैं A और B को रहने देता, अगर मैं A और B को रहने देता ऊपर, सिमिलरली अगर मैं A और B को रहने देता, A और B को रहने देता, ठीक है, और यहाँ से E और F को रहने देता, बाकी सब भूल जाता, तभी पैरेललोग्राम बन जाता। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जब भी मैं कोई दो हॉरिजॉन्टल लाइंस को दो वर्टिकल लाइन जोड़ रहा हूं तो मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम बन रहा है। अब क्वेश्चन काफी इजी हो गया, मेरे पास कितनी हॉरिजॉन्टल लाइन है, 4, 4 में से कोई दो सेलेक्ट करनी है, 4C2। मेरे पास कितनी वर्टिकल लाइंस है, 3, 3 में से दो सिलेक्ट करने हैं, 3C2। यानी इन 4 में से मैं कोई भी दो लूं, इन 3 में से मैं कोई भी दो लूं, तब मेरे पास पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास का जो भी आएगा सॉल्यूशन बन जाएगा, 3 into 2 into 3, ऐसा करके आपका सॉल्यूशन 18 आपके पास का आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे मेरा पैरेललोग्राम कैसे बनता है। जब दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल पैरेलल लाइंस आपस में मिल जाती है, पैरेललोग्राम बनता है। मेरे पास चूंकि 4 लाइंस ऐसे थी, ऐसे मेरे पास 3 लाइन थी, इसमें से मुझे इन 4 में से कोई भी दो सिलेक्ट करनी है और इन 3 में से कोई भी दो सिलेक्ट करनी है। कितने वेज होंगे, 4C2 और 3C2 वेज। ठीक है, ऐसे करके इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अच्छे क्वेश्चन है। 16 और 17 ये हम देखते हैं एक बार। हाँ, क्वेश्चन है नंबर ऑफ वेज इन which 12 students can be equally divided in 3 groups. The number of ways in which 3 students can be equally divided into 12 students can be equally divided into 3 groups.
मेरे पास 12 स्टूडेंट्स है, मेरे पास 12 स्टूडेंट्स है और मुझे इनके 3 ग्रुप बनाने हैं इक्वली। मुझे पता है हर ग्रुप में कितने बंदे आएंगे, हर ग्रुप में 4 बंदे आएंगे, ठीक है। तो सपोज मेरे पास स्टूडेंट्स है A B C D E F G H I J K L, ठीक है, ये मेरे पास 12 आ गए। अब मुझे बोले कि इनके मुझे 3 ग्रुप बनाने हैं, तो जब मैं पहला ग्रुप उठाऊंगा कितने लोग उठाऊंगा, 4 लोगों का। तो जब मैं पहला ग्रुप सिलेक्ट करूंगा इसमें से, चाहे वो कोई भी हो, मुझे वो नहीं पता वो कौन है, तो जब मैं पहला ग्रुप सिलेक्ट करूंगा इसमें से कितने लोगों का करूंगा, फर्स्ट ग्रुप जो मैं सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट ग्रुप 4 लोगों का। तो मेरे पास चॉइस कितनी है, 12, तो आ जाएगा 12C4। उसके बाद मेरे पास जब 4 हो गए, कितने बचे मेरे पास, 8 बचे। अब मुझे 8 में से और 4 लेने हैं, 8C4, जो भी मैं 4 उठाऊं इसमें दूसरा ग्रुप बन गया। तीसरा मेरे पास 4C4 बन गया, ठीक है। तो जब मैं इसको लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 12 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे 8 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे आ गया ये 1, ठीक है। ये मेरे पास आ गया, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास जो सोल्यूशन बचा 12, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। ये मेरे पास सोल्यूशन बचा, लेकिन इसमें एक चीज अभी मिसिंग है। हमारे पास जो सोल्यूशन आता है वो यही आता है कि मेरे पास टोटल 12 थे, ये पढ़ाया हुआ है आपको, जितने फिर लेने हैं उतने मैं इसको डिवाइड बाय कर दूंगा। लेकिन यहाँ पे जो एक इशू आ रहा है मेरे पास, वो ये आ रहा है कि जब मैंने फर्स्ट ग्रुप लिया, मैंने लिया 4 स्टूडेंट्स का, तो मैंने ABCD लिया, बट मेरे पास यहाँ पे चॉइस है कि मैं कोई भी ले सकता हूँ 12 में से। मेरे पास जो ग्रुप बनेंगे, ग्रुप 1, 2 और 3, ये तीनों इंटरचेंजेबल है आपस में, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि पहले मैं किसको सिलेक्ट करूंगा। तो वो इंटरचेंजेबिलिटी खत्म करने के लिए, ताकि मेरे पास यूनिक ग्रुप आ जाए, मैं इसको वो 3 फैक्टोरियल जो नंबर ऑफ ग्रुप्स, उसे डिवाइड करूंगा। ये आपको सिखाया हुआ है, ये आपको सिखाया हुआ मैंने जब हमने पढ़ा था विद रिपीटिशन वाले केस में, कि जब मैं ये ग्रुप्स बनाऊंगा 1, 2 और 3, मुझे नहीं पता है कि मैं किसको पहले सिलेक्ट करूंगा। तो ग्रुप्स की इंटरचेंजेबिलिटी को खत्म करने के लिए मैं इसको डिवाइड बाय 3 करूंगा, तो मेरे पास यूनिक ग्रुप्स आ जाएंगे, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, एक फैक्टोरियल मेरा निकल गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2। इसको अगर मैं करूं, ठीक है, तो मेरे पास इसका सोल्यूशन आ जाना चाहिए। जो कैंसिल हो रहा है मैं उसको कैंसिल कर रहा हूं, ठीक है। तो जो अब टर्म्स बच गई उनको मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास इसका आ गया 5775, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पे है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, यहाँ पे ग्रुप्स नहीं है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के केस में क्या होगा, समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 15 मैंगोज है और मुझे 3 बच्चों को देने हैं। मेरे पास 15 मैंगोज है, मुझे 3 स्टूडेंट्स को देने हैं, इक्वली देने हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ इक्वली देना है, हाँ इक्वली। तो जो फर्स्ट 5 मैंगोज जो है, ठीक है, मैं पहले स्टूडेंट को दे सकता हूं। तो मेरे पास कितने तरीके कि मैं उसको दूंगा, कितने तरीके मेरे पास, मुझे 15 में से 5 सिलेक्ट करने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, 15C5 लिखूंगा। तो मैंने जब 15 पहले 15 दे दिए, मेरे पास ऐसे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मेरे पास 15 मैंगोज ऐसे है, तो मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसमें से मुझे जो ये 3 स्टूडेंट है मेरे पास, मुझे हर किसी को 5-5 देने हैं, इक्वली देने हैं। तो जब मैं फर्स्ट 5 मैंगो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो मैं कैसे उठाऊंगा, 15 में से कोई भी 5 उठाऊंगा। सपोजिटली मैंने ये 5 उठा लिए, तो कितने वेज होंगे, 15C5। मेरे पास अब कितने बचे, 10 बचे, 10 में से अगले 5 उठाऊंगा। मेरे पास कितने बचे, 5, 5 में से अगले 5 तो उठा के तीसरे स्टूडेंट को दे दूंगा। और इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ, मेरे पास आ गया 15 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये मेरे पास आ गया 10 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ये मेरे पास आ गया 1 ही आ गया। तो ये और ये कैंसिल हो गया, मेरे पास आ गया 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल का क्यूब। ये मेरे पास का सोल्यूशन आ गया। अब इसमें क्या मैं डिवाइड बाय करूंगा 3 फैक्टोरियल ग्रुप की वजह से,
कैसे मैं ग्रुप का डिवाइड करूंगा? इसमें मैं नहीं करूंगा डिवाइड, बिकॉज मेरे पास जो मैंगोज है वो ग्रुप्स नहीं है, वापस में इंटरचेंजेबल नहीं है। यानी आपने जब पहले स्टूडेंट को दिया, पहले चिल्ड्रन को दे दिए मैंगोज, तो आपने उसको दे दिए, उसके बाद आप उसको इंटरचेंजेबिलिटी नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो इस केस में मेरे पास क्या सोल्यूशन आ गया, 15 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल का क्यूब। ठीक है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ये मेरे पास कॉम्बिनेशन के एडवांस क्वेश्चन चल रहे हैं अभी।